हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइन एडुटेक क्लास। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट रिटेन अर्निंग, ओके, जिसमें हम लोगों ने देखा कि कंपनी जब प्रॉफिट अर्न करता है या एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा वो प्रॉफिट अर्न करता है तो उस समय जो सरप्लस प्रॉफिट होता है वो उसे स्टोर कर देता है, रिजर्व कर देता है। क्यों करता है? क्योंकि फ्यूचर में अगर कभी कंपनी को, बिजनेस को फंड्स की आवश्यकता होगी तो वो बोरो ना करके अपने ही फंड्स को यूटिलाइज करें। इस प्रकार मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, अगर एक व्यक्ति है और वो जॉब करता है और वो कुछ अर्न कर रहा है तो अर्न करने के बाद वो सारा का सारा जो पैसा है वो उसे खर्च नहीं कर देता है। जितना इसका एक्सपेंस है वो एक्सपेंस को डिडक्ट कर देता है, माइनस कर देता है और रेस्ट अमाउंट को वो कहीं ना कहीं सेव कर देता है। फॉर एग्जांपल उसने बैंक में सेविंग अकाउंट खोल रखा है या घर पे ही कहीं पर उसने उस पैसे को रिजर्व कर दिया है। जब उस व्यक्ति को ज़रूरत होगा इमरजेंसी के टाइम पर तो वो दूसरों से लोन नहीं लेगा या दूसरों के पास वो जाएगा नहीं, वो अपने ही पैसे को यूटिलाइज कर सकता है। उसी प्रकार जब भी कंपनी को पैसे की आवश्यकता होती है तो वो अपने रिज़र्व अमाउंट को यूज़ कर सकता है और अपने लॉस को कंपनसेट कर सकता है या कुछ कम कर सकता है। और उसे अगर कंपनी में कुछ और डेवलप करना है या कुछ और टेक्नोलॉजी परचेज करना है तो वो उस पैसे के थ्रू कर सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हम लोगों ने रिटेन अर्निंग में डिस्कस किया था। ओके, एक और चीज़ बता देते हैं कि जो रिटेन अर्निंग है वो शेयर होल्डर्स जो होते हैं, जिन्हें हम इक्विटी शेयर होल्डर्स बोलते हैं, उनके अंदर थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन पैदा कर देता है, क्योंकि उनको लगता है कि जब कंपनी इतना प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो उस सरप्लस में से भी उन्हें कुछ मिलना चाहिए। तो ये एक पॉइंट है जो एक डीमेरिट में आता है। आज जो हम बात करने वाले हैं वो है GDR के बारे में, जिसे हम ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट बोलते हैं। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे ADR एंड IDR। सो लेट्स स्टार्ट विथ GDR। GDR इज एन इंस्ट्रूमेंट। GDR क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है, ओके, इशूड अब्रॉड बाय अ कंपनी। अगर हम लोग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं तो वो डील किससे करेगा? वो शेयर से या सिक्योरिटी से डील करेगा। ओके, इंस्ट्रूमेंट इशूड अब्रॉड बाय अ कंपनी टू रेज फंड्स। कंपनी को जब भी पैसे की आवश्यकता होती है तो मैंने आपको बताया था, तो कंपनी क्या इशू करता है? सिक्योरिटी इशू करता है और शेयर इशू करता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर में भी डिस्कस किया था। उसी प्रकार हमारा GDR है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट है, लेकिन जो इसका प्रक्रिया है या प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है अगर हम कंपेयर करेंगे इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर से, क्योंकि ये ग्लोबली इशू होता है in some foreign currency and is listed in trade and traded on a foreign stock exchange. Okay, next we have the local currency of a company are delivered to the depository bank. Okay, local currency कहाँ डिपॉजिट होगा? डिपॉजिटरी बैंक में डिपॉजिट होगा और डिपॉजिटरी बैंक के द्वारा क्या मिलेगा? तो डिपॉजिटरी बैंक के द्वारा इशू किया जाएगा डिपॉजिटरी रिसीप्ट। ओके, अगर हम लोग बैंक में कुछ अमाउंट पे करते हैं या जमा करते हैं तो हमें बैंक के द्वारा रिसीप्ट मिलता है, जो ये इंडिकेट करता है कि इस व्यक्ति ने इतना अमाउंट इतने डेट को यहाँ पर सबमिट किया है। तो बैंक के द्वारा क्या दिया जाता है? डिपॉजिटरी रिसीप्ट पे किया जाता है। अगेंस्ट दिस शेयर सच डिपॉजिटरी रिसीप्ट डिनोमिनेटेड, और वो किस में डिनोमिनेट होता है? तो वो होता है US डॉलर में, आर नोन एज ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं? ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट बोलते हैं। द होल्डर ऑफ GDR, जो होल्ड करता है GDR को, उनको कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं दिया जाता। डू नॉट कैरी एनी वोटिंग राइट्स बट ओनली डिविडेंड एंड कैपिटल एप्रिसिएशन। और उन्हें क्या मिलता है? केवल और केवल डिविडेंड दिया जाता है या कैपिटल एप्रिसिएशन दिया जाता है। लेकिन जिस प्रकार से इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स का फैसिलिटी अवेलेबल है या वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है, वो वोट कर सकता है,
तो ये जो फैसिलिटी है वो GDR के होल्डर्स को अवेलेबल नहीं है। तो ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन था हमारा GDR का। GDR क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है जो इशू किया जाता है कहाँ पर? अब्रॉड में, कंपनी के द्वारा। और क्यों किया जाता है? फंड्स के लिए किया जाता है, टू रेज फंड्स इन फॉरेन करेंसी। और किस में किया जाता है? वो फॉरेन करेंसी में। मान लेते हैं कि इंडिया में हमें किसी कंपनी के द्वारा करना है तो पैसे की आवश्यकता है, तो फॉरेन करेंसी की आवश्यकता है, तो हम क्या इशू करेंगे? GDR इशू करेंगे। इज लिस्टेड एंड ट्रेडेड इन अ फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज। लेकिन वो कहाँ पे लिस्टेड होना चाहिए? वो फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव इज फीचर्स। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ GDR? अगर हम लोग ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसके फीचर्स क्या है? लेट्स सी वन बाय वन। द होल्डर ऑफ द GDR कैन गेट देम कन्वर्टेड इनटू शेयर्स। जो GDR के होल्डर्स हैं वो एनी टाइम क्या कर सकते हैं? कभी भी वो कन्वर्ट कर सकते हैं शेयर्स में। ओके, नेक्स्ट, नो वोटिंग राइट्स आर गिवन टू द होल्डर्स ऑफ GDR। मैंने आपको पहले ही बताया कि GDR के जो होल्डर्स होते हैं उनको कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं दिया जाता है। वोटिंग राइट्स जो है वो उनके पास अवेलेबल नहीं है। कैपिटल कलेक्टेड फ्रॉम द इशू ऑफ GDR इज इन फॉरेन करेंसी। जो कैपिटल कलेक्ट किया जाता है, ओके, कैपिटल क्या किया जाता है? कलेक्ट किया जाता है। तो किस में किया जाएगा? तो फॉरेन करेंसी में किया जाएगा, क्योंकि हम इसे क्या कर रहे हैं? ग्लोबली हम इसे इशू कर रहे हैं। तो और वो किस में हो रहा है या किस में वो डिनोमिनेट हो रहा है? तो US डॉलर में हो रहा है। तो जब भी इंडिया के पास पैसा आएगा तो किसके थ्रू आएगा? तो फॉरेन करेंसी के थ्रू ही वो आएगा। GDR आर ईजिली ट्रांसफरेबल। GDR जो है वो बहुत आसान तरीके से हम उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं एट एनी स्टॉक एक्सचेंज। ओके, एट एनी स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट वी हैव इज एडवांटेज। ओके, व्हाट आर द एडवांटेज यानी मेरिट्स पॉइंट्स क्या हैं इसके? द फर्स्ट वन इज कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स इज लोअर। ओके, रेजिंग फंड्स थ्रू GDR फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट इज लेस कॉस्टली एज कंपेयर टू डोमेस्टिक इशू। अगर हम लोग इंटरनेशनल मार्केट में इशू करते हैं तो वो उसका जो कॉस्ट है या जो लागत है वो कम होता है अगर हम डोमेस्टिक इशू करते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज बेटर शेयर वैल्यू। GDR ऑफर कंपैरेटिवली बेटर शेयर वैल्यू एज कंपेयर टू डोमेस्टिक। यहाँ पे जो शेयर का वैल्यू मिलता है वो ज़्यादा होता है। एक तो हमारा जो कॉस्ट है वो भी कम आ रहा है और जो उसका वैल्यू हमें मिल रहा है वो भी ज़्यादा मिल रहा है अगर हम कंपेयर करेंगे डोमेस्टिक से। अगर हम डोमेस्टिक इशू करते हैं तो उससे हमें ज़्यादा मिलेगा कहाँ पर? इंटरनेशनल मार्केट में उसका शेयर का वैल्यू ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शंस होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट, लिक्विडिटी। द मार्केट ऑफ GDR इज मोर लिक्विड देन डोमेस्टिक स्टॉक। टैपिंग इंटरनेशनल कैपिटल। GDR हेल्प इन टैपिंग इंटरनेशनल कैपिटल फॉर डोमेस्टिक यूज़र। ये हमारा GDR के मेरिट्स थे जिन्हें हम एडवांटेज बोलते हैं और फीचर्स। अब हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट ADR। ओके, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीप्ट क्या है और उसके कुछ फीचर्स डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वी हैव इज ADR, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीप्ट्स। ओके, ये क्या है? द डिपॉजिटरी रिसीप्ट इशू बाय अ कंपनी। ये किसके द्वारा इशू हो रहा है? तो इशूड बाय अ कंपनी के द्वारा इन द USA। कहाँ हो रहा है वो? USA में हो रहा है। आर नोन एज अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीप्ट। ओके, इट इज़ सिमिलर टू अ GDR। ये किससे सिमिलर है? तो GDR से सिमिलर है, एक्सेप्ट दैट, लेकिन एक चीज़ है जो इसको GDR से अलग करता है। That can be issued only to American citizen। ये किसके लिए इशू किया जाता है? किन लोगों के लिए? वो लोग जो अमेरिका के सिटीज़न हैं, ओके, जिनके पास अमेरिका का सिटीजनशिप है। तो अमेरिकन सिटीजन्स एंड कैन बी लिस्टेड एंड ट्रेडेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज।
ओके। इसका जो प्रक्रिया है वो भी लगभग सेम होगा, लेकिन डिफरेंस यही आता है कि ये केवल अमेरिकन सिटीजन्स के लिए इशू किया जाता है, लेकिन ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट जो है वो सारे ही लोगों के लिए इशू किया जाता है। नेक्स्ट वी हैव इज IDR, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। ओके, IDR इज़ अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। IDR क्या है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, डिनोमिनेटेड इन इंडियन रुपीज़। और वो किस में डिनोमिनेट होता है? तो इंडियन रुपीज़ में होता है। हम लोगों ने GDR में देखा था कि वो किस में डिनोमिनेटेड होता है, तो वो US डॉलर में होता है। और जब हम बात करते हैं इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट की, तो वो एक इंस्ट्रूमेंट है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, और जो किस में डिनोमिनेट होता है? इंडियन रुपीज़ में, इन द फॉर्म ऑफ अ डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ओके, क्रिएटेड बाय एन इंडियन डिपॉजिटरी टू एनेबल अ फॉरेन कंपनी टू रेज फंड। और वो कौन रेज करेगा? फॉरेन कंपनी क्या करेगा? पैसे को रेज करेगा। ओके, फ्रॉम इंडियन द इंडियन सिक्योरिटी। और किसके थ्रू वो करेगा? तो इंडियन सिक्योरिटीज़ के थ्रू करेगा, इंडियन सिक्योरिटीज़ मार्केट के थ्रू करेगा। तो यहाँ पे कौन इशू कर रहा है? फॉरेन कंपनी। कहाँ पे कर रहा है? इंडिया के मार्केट में कर रहा है। और वो किस में करेगा? इंडियन रुपीज़ में करेगा। क्यों करेगा? टू रेज फंड्स। ओके, IDR इज अ स्पेसिफिक इंडियन वर्जन ऑफ सिमिलर टू अ ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। इंडियन वर्जन है, लेकिन किससे मिलता जुलता है? किससे सिमिलर है? तो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट से ये सिमिलर है, यानी मिलता जुलता है। नेक्स्ट वी हैव इज इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट IDR। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है किसके बारे में? अबाउट IDR। ओके, फर्स्ट इज इशूअर। IDR इशूअर इज अ फॉरेन कंपनी। इशू कौन करता है इसे? हम कौन बताएगा कि जो IDR है वो कौन इशू करता है? तो सिंपल इज फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी के द्वारा ये इशू किया जाता है। विच विशेष टू रेज फंड्स, जिसकी इच्छा ये होती है कि हमें पैसा फंड्स को रेज करना है फ्रॉम इंडियन मार्केट। ओके, कहाँ से करना है? इंडियन मार्केट से करना है। कौन करेगा? फॉरेन की कंपनी करेगी। क्यों करेगी? टू रेज फंड। फॉरेन कंपनीज इशू शेयर टू एन इंडियन डिपॉजिटरी। फॉरेन कंपनी क्या करेगा? इशू करेगा शेयर को। कहाँ पर? इंडियन डिपॉजिटरी में करेगा। विच वुड इन टर्न इशू डिपॉजिटरी रिसिप्ट। और किस में वो टर्न हो जाएगा? डिपॉजिटरी रिसिप्ट में टू इन्वेस्टर्स। किसके पास? जो लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे, जिन्हें हम इन्वेस्टर्स बोलेंगे इन इंडिया। द इशूअर कंपनी इंटेंडिंग टू इशू IDR शुड हैव पेड अप कैपिटल कितना होना चाहिए? $100 मिलियन होना चाहिए। ओके, एटलीस्ट, कम से कम। नेक्स्ट वी हैव इज मेथड ऑफ इशू। क्या प्रक्रिया है इसको इशू करने का? अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइन, सेबी के गाइडलाइन के अनुसार IDR आर इशूड टू इंडियन रेसिडेंट। किसके लिए किया जाएगा? इंडियन रेसिडेंट इन द सेम वे एज डोमेस्टिक शेयर आर इशूड। जिस प्रकार से डोमेस्टिक शेयर को इशू किया जाता है, उसी प्रकार से IDR का भी, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट का भी प्रक्रिया है इशू करने का। नेक्स्ट वी हैव इज अप्रूवल फॉर इशू IDR। अब अप्रूवल किससे लेना है? किससे परमिशन लेना है? कौन अप्रूव करेगा? आफ्टर दैट हम GDR को इशू कर सकते हैं। IDR इशू रिक्वायर्स अप्रूवल फ्रॉम सेबी। सेबी से ये अप्रूवल लेगा। एंड एप्लीकेशन कैन बी मेड फॉर दिस पर्पस 90 डेज बिफोर, 90 दिन पहले, 90 डेज बिफोर द इशू ऑफ ओपनिंग डेट। ओपनिंग डेट से 90 दिन पहले, 90 डेज पहले क्या करना है? एप्लीकेशन देना है और इस सेबी से अप्रूवल लेना। जब तक सेबी अप्रूव नहीं करेगा तब तक इशू नहीं किया जा सकता है। और इशू डेट से 90 डे पहले होना चाहिए, 90 दिन पहले सेबी का अप्रूवल मिल जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर वो लीगली कौन नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट वी हैव इज लिस्टिंग। दिस IDR वुड बी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज इन इंडियन, वुड बी फ्रीली ट्रांसफरेबल। ओके, ईजिली क्या कर पाएंगे? हम इसको ट्रांसफरेबल बना पाएंगे। तो ये हम लोगों ने ऑनर्स फंड को कंप्लीट कर लिया है। ओके,
अब हम बात करने वाले हैं बोरोड फंड्स के बारे में। हम लोगों ने ऑनर्स फंड में कौन कौन से टॉपिक डिस्कस किए हैं, तो हम लोगों ने ऑनर्स फंड में डिस्कस किया है इक्विटी शेयर्स के बारे में। ओके, इक्विटी शेयर्स का डेफिनेशन हम लोगों ने डिस्कस किया, उसके फीचर्स डिस्कस किए, उसके मेरिट्स एंड लिमिटेशंस को हम लोगों ने डिस्कस किया। एंड आफ्टर दैट हम लोगों ने बात किया अबाउट प्रेफरेंस शेयर। ओके, प्रेफरेंस शेयर्स क्या हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कौन कौन से फैसिलिटीज़ दिया जाता है, उसमें मेरिट्स लिमिटेशंस हम लोगों ने डिस्कस किया। आफ्टर दैट हम लोगों ने बात किया था रिटेन अर्निंग के बारे में। रिटेन अर्निंग क्या है, कंपनी को वो कैसे पैसा प्रोवाइड करता है, फंड्स प्रोवाइड करता है कंपनी के लिए, वो कैसे बेनिफिशियल है, कंपनी को क्या लाभ होता है उससे। ओके, उसके मेरिट्स भी हम लोगों ने देखा था और उसके डीमेरिट्स को भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसमें देखा था कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनमें डिससेटिस्फैक्शन जो है वो होने लगता है, क्योंकि उनको लगता है कि ये हमारा हिस्सा है, हमको मिलना चाहिए, ये क्यों रिजर्व करके रख दिया गया है। देन हम लोगों ने आज बात किया ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट, ओके, GDR, देन ADR या अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीप्ट, और फिर लास्ट में हम लोगों ने बात किया IDR के बारे में, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीप्ट। ये जो पार्ट था हमारा ये था ऑनर्स फंड का। अब हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट बोरोड फंड। ओके, बोरोड फंड में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रेड क्रेडिट के बारे में, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स है। ओके, तो ये सारा पॉइंट जो है वो हमारा बोरोड फंड में इंक्लूड होता है। बोरोड फंड्स में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ डिवेंचर। ओके, डिवेंचर क्या है, इसके फीचर्स क्या है, मेरिट्स एंड लिमिटेशंस। सो लेट्स सी द डिवेंचर्स इशूड बाय अ कंपनी। डिवेंचर इशू किया जाता है कंपनी के द्वारा। ओके, क्वेश्चन आएगा कि अगर डिवेंचर किसके द्वारा इशू किया जाता है, तो डिवेंचर इज इशूड बाय अ कंपनी, कंपनी के द्वारा इशू किया जाता है। इज एन एक्नॉलेजमेंट, ये क्या है, एक एक्नॉलेजमेंट है दैट द कंपनी हैज़ बोरोड अ सर्टेन अमाउंट, जो ये डिक्लेयर करता है कि कंपनी ने एक अमाउंट जो है वो बोरो किया है। क्योंकि हम लोग जिस टॉपिक में पढ़ रहे हैं वो कौन सा टॉपिक है, बोरोड फंड है, अर्थात कहीं से कंपनी में पैसा लाया जा रहा है, लोन के माध्यम से, किसी से उधार लेकर के, क्रेडिट पर, तो यहाँ पर बोरो किया जा रहा है सर्टन अमाउंट। ओके, ये डिक्लेयर करता है ऑफ अ मनी विच इज़ प्रॉमिस, जो वादा किया जाता है, प्रॉमिस किया जाता है टू रीपे, कंपनी क्या करेगा, कंपनी रीपे कर देगा, यानी जितना अमाउंट कंपनी ने लिया है, बोरो किया है, लोन लिया है, वो पैसा कंपनी रीपे कर देगा, चुका देगा एट अ फ्यूचर डेट। अब फ्यूचर डेट क्या है, मान लेते हैं कंपनी ने आज लिया, यानी टुडे, आज कंपनी ने एक अमाउंट किसी से उधार लिया है या डिवेंचर को इशू कर करके कंपनी में पैसा आया है। अब फ्यूचर डेट वो मेंशन करेगा कि हम इतने डेट तक या इतने तारीख तक हम इस अमाउंट को रीपे कर देंगे, चुका देंगे। ओके, अ कंपनी कैन रेज फंड थ्रू इशू ऑफ डिवेंचर, कंपनी जो है वो फंड को रेज कर सकता है। अब अगर कंपनी को चलाना है तो हम ये देखते हैं कि कुछ फंड जो होता है वो ऑनर्स फंड के अंदर होता है, जैसे इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर, रिटेन अर्निंग, GDR या IDR और ADR, ये जो है ये ऑनर्स फंड में काउंट होता है। लेकिन हमेशा कंपनी अपने पास पैसा अमाउंट तो नहीं रख सकता है, वो दूसरे माध्यम को भी यूज़ करता है जहाँ से वो अपने बिजनेस में या अपने कंपनी में पैसा अरेंज करता है। ओके, तो ये क्या है, फंड्स को हम रेज कर सकेंगे थ्रू इशू ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर को इशू करने के बाद, विच बेयर अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, और जो क्या बेयर करेगा, एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट बेयर करेगा, और इसमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, किनको, कंपनी को पे करना पड़ेगा। किसको पे करना पड़ेगा, तो जो व्यक्ति डिवेंचर लेता है उसे हम बोलते हैं डिवेंचर होल्डर।
ओके। जिस प्रकार हम लोगों ने इक्विटी इशू किया था, कंपनी ने अगर इक्विटी इशू किया और जिन लोगों ने इक्विटी शेयर लिया वो इक्विटी शेयर होल्डर्स कहलाए, जिन लोगों ने प्रीफरेंस शेयर्स होल्डर लिया वो लोग जिन लोगों ने प्रीफरेंस शेयर लिया वो लोग प्रीफरेंस शेयर होल्डर कहलाए। उसी प्रकार जिन लोगों ने डिवेंचर लिया वो डिवेंचर होल्डर कहलाएंगे। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज फीचर्स। बोरोड फंड डिवेंचर constitute the borrowed fund of a company, therefore debenture holder are termed as creditor of the company। डिवेंचर होल्डर्स जो क्या है वो कंपनी के क्रेडिटर्स हैं, यानी कंपनी को उनको एक डेट जो फिक्स डेट है उस डेट को उतना अमाउंट रीपे कर देना है, चुका देना है। कंपनी के वो क्रेडिटर्स हैं, यानी कंपनी को पैसा देना है। डेटर होते तो उनसे पैसा लेना होता, लेकिन ये क्रेडिटर्स हैं तो कंपनी को पैसा देना होगा। किन्हें? डिवेंचर्स होल्डर को। ओके, क्योंकि ये पैसा क्या है? बोरोड फंड है, लाया गया है कंपनी में, बोरो किया गया है, मांगा गया है और एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के तहत लिया गया है और एक डेट फिक्स किया गया है। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट। डिवेंचर होल्डर आर पेड अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। जितने भी डिवेंचर्स होल्डर्स हैं कंपनी उन्हें फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स में हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पर कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता है। कंपनी अगर प्रॉफिट अर्न करता है तो सबसे लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। सबसे पहले हम अपने क्रेडिटर्स का भुगतान करते हैं। ओके, कंपनी सबसे पहले उन लोगों का पेमेंट करेगी जो कंपनी के क्रेडिटर्स हैं, लेकिन डिवेंचर्स को फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ पे किया जाता है एट स्पेसिफाइड इंटरवल। इंटरवल जो है वो 6 मंथ का हो सकता है और 1 ईयर, 6 मंथ और 1 ईयर। नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर 3, कंपल्सरी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज लीगल कंपल्सन। कंपनी जो है वो इंटरेस्ट को ऑप्शनल नहीं मान सकता है, या कंपनी का जब मन करेगा वो इंटरेस्ट देगा या मन करेगा तो नहीं देगा, ये चीज़ नहीं होगा। कंपनी ने अगर एक बोरो किया है पैसे को, डिवेंचर इशू करने के बाद उसने कंपनी में पैसा लाया है तो उसे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना कंपलसरी है, कंपल्शन है, ये लीगल कंपल्शन है कंपनी पे कि उसे हर हाल में डिवेंचर होल्डर्स को रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट करना पड़ेगा। हमने देखा कि इक्विटी शेयर होल्डर्स के साथ ये चीज़ लागू नहीं होता, कंपल्शन जो वर्ड है वो लागू नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कंपनी में प्रॉफिट होगा तो उन्हें मिलेगा, कंपनी अगर लॉस में है तो उन्हें क्यों डिविडेंड दिया जाएगा, लेकिन डिवेंचर्स होल्डर के साथ ये चीज़ लागू नहीं होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो उन्हें हर हाल में देना है ऑन द कंपनी, ये कंपनी पे लीगल कंपल्शन है। इट हैज़ टू बी पेड वेदर द प्रॉफिट आर अर्न और नॉट। कहने का मतलब है कि कंपनी जो है वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो कंपनी देगा ही देगा, उसके पास ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट, आर नॉट, कंपनी अगर प्रॉफिट अर्न नहीं भी कर रहा है, कंपनी का एक्सपेक्टेशन जितना था उतना एक्सपेक्टेशन कंपनी ने पूरा नहीं किया, उसने प्रॉफिट अर्न नहीं किया, इसके बावजूद कंपनी को उतना अमाउंट देना ज़रूरी है। किसे? डिवेंचर्स होल्डर को। क्यों देना ज़रूरी है? क्योंकि डिवेंचर्स होल्डर जो है वो कंपनी के क्रेडिटर्स हैं और लीगल कंपल्शन है कंपनी पर। नेक्स्ट, नो वोटिंग राइट्स। डिवेंचर्स होल्डर डू नॉट हैव वोटिंग राइट्स। डिवेंचर होल्डर के पास कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं होता है। दैट इज, हम क्या बोल सकते हैं कि उनका मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन नहीं होगा। ओके, तो मैनेजमेंट पे वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। जिस प्रकार इक्विटी शेयर होल्डर जो है उनके पास वोटिंग राइट्स भी होता है और वो मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन डिवेंचर्स होल्डर्स जो हैं जिनके पास डिवेंचर है उनके पास वोट करने का अधिकार नहीं है
और ना ही वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, डिसीजन ले पाएंगे। मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का मतलब ये है कि कंपनी से रिलेटेड अगर कोई डिसीजन लेना हो तो मैनेजमेंट का पार्ट होना पड़ेगा। ओके, उनके पास वोटिंग राइट्स होना पड़ेगा। अगर वोटिंग राइट्स नहीं है, मैनेजमेंट पार्ट नहीं ले रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि कंपनी से रिलेटेड वो डिसीजन ले नहीं सकते हैं, तो उनके पास वोटिंग राइट्स अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर 5, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। ओके, डिवेंचर्स हैव टू बी रिडीम्ड, ओके, और पेड बैक आफ्टर द एक्सपायरी। डिवेंचर्स को हर हाल में भुगतान किया जाना चाहिए, या उसको वो अधिकार है कि उसने जितना पैसा दिया है वो उसको रिटर्न कर पाए या उसको मिल पाए। तो रिडीम्ड और पे बैक कब कर पाएगा? एक्सपायरी ऑफ द फिक्स पीरियड। जितना डेट था वो डेट एक्सपायर कर गया। ओके, मान लेते हैं कि 6 मंथ का था, तो 6 मंथ पार होने के बाद उसे पैसा मिल जाना चाहिए। और अगर 1 ईयर का है तो 1 ईयर के कंप्लीट होने के बाद उसे पैसा पेड बैक कर देना होगा। कौन करेगा? कंपनी करेगा। किसे करेगा? डिवेंचर होल्डर्स को करेगा। और व्हेन द कंपनी इज इन द प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप, जब कंपनी बंद हो रहा है तो वो अपने सारे क्रेडिटर्स का क्या करेगा? भुगतान करेगा। जितने भी क्रेडिटर्स हैं कंपनी के पास, उन सारे क्रेडिटर्स को कंपनी भुगतान करेगा, पेमेंट करेगा। ओके, अगर कंपनी ने ऐसा नहीं किया तो यहाँ पर जो डिवेंचर्स होल्डर हैं वो लोग कोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट के पास जाकर के वो लोग अपना अमाउंट रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही देखा था कि जो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट है वो कंपलसरी है कंपनी के ऊपर। कंपनी को हर हाल में उसको पे करना होगा, कंपनी इससे पीछे नहीं हट सकता है। नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर 6, चार्ज अगेंस्ट एसेट्स। ओके, जनरली डिवेंचर्स आर सिक्योर्ड। डिवेंचर क्या होते हैं? सिक्योर्ड होते हैं बाय चार्ज ऑन और मॉर्गेज ऑफ द एसेट्स ऑफ द कंपनी which can be realized in the event of default, okay, of the company। तो ये पॉइंट्स थे जो हम लोगों ने डिवेंचर्स में डिस्कस किए, डिवेंचर्स के डेफिनेशन और डिवेंचर का फीचर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिवेंचर का मेरिट्स और उसके लिमिटेशंस। ओके।